हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा हुआ है, 4 ब्लॉक्स में अरेंज करा था, पी एस पी डी एंड एफ में। फिर उसी बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्लासीफाई भी करा था। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज कर रहा है पीरियड में, ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएं, एक वर्टिकल कॉलम में आ जाएं। आज हम पढ़ेंगे ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स आते हैं वो पढ़ेंगे। अब ये पीरियोडिसिटी होती क्या है? जो रीऑकरेंस होती है, reoccurrence of similar properties of the element after regular interval when they are arranged in the order of increasing atomic नंबर। मतलब कि ये जो रीऑकरेंस होती है, ये जो बार बार एलिमेंट्स के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस में, तब जाके जो उनकी प्रॉपर्टीज़ में ये जो रीऑकरेंस आती हैं रेगुलर इंटरवल में, जैसे इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हुई, फिर इधर प्रॉपर्टीज सिमिलर हुई, फिर इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर हुई, तो ये जो रीऑकरेंस आती है, बार बार प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती हैं एलिमेंट्स की आफ्टर रेगुलर इंटरवल। और जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, पीरियोडिसिटी है। अब जो एलिमेंट्स हैं, कुछ फैमिलीज़ में हमने ये ऑब्जर्व करा है कि कुछ उनकी सिमिलरिटीज़ आती हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। उनकी सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती हैं, सिमिलरिटीज़ होती हैं। बट हमें ये नहीं पता कि क्यों कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिबिट करते हैं, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिबिट नहीं करते हैं। क्यों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं रेगुलर इंटरवल में, जब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। एक एटम जो होता है, एटम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हो गया एटम। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस को कौन सराउंड कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्टेंट जो है, जैसे ए और बी कंबाइन करेंगे, कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, तो केमिकल रिएक्शन में जो न्यूक्लाई होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, उसी के बेसिस में हम किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्दर ये भी बोला गया है कि जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इनर शेल के होंगे, उनके बेसिस पे भी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलिमेंट की डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के, वो डिटरमाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये जो पीरियोडिसिटी आती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में, जब उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एटम की, आउटर मोस्ट शेल की या वैलेंस शेल की, वो क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स, वो रेगुलर इंटरवल में चेंज होती रहती है। तो उसी को हम, इसी की वजह से क्या आती है, प्रॉपर्टीज़ के बीच में पीरियोडिसिटी आती है। जैसे हम अगर एल्कली मेटल्स की एग्जांपल लेते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम, ये सारे क्या हैं, हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं। अब जितने भी जो एल्कली मेटल्स हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की देखें तो इसकी है 1s2।
इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या आएगी 1s2 2s1। फिर इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये कन्फिग्रेशन आएगी। मतलब इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में देखो क्या इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन है, फिर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब कि अल्कली मेटल्स जो हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करते हैं। सभी जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स भी होती हैं। सो ये कन्फिग्रेशन जो है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, इसी की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो भी क्या होती है, सिमिलर होती हैं। अब हमने पढ़ना है ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया एलिमेंट्स की, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, डेंसिटी होगी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये पीरियोडिक वेरिएशन जो है वो शो करती हैं। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ, और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जैसे वैलेंसी होगी, एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करती है, डायरेक्टली रिलेट करती हैं किसके लिए, किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ। अब इन में से हम पीरियोडिक ट्रेंड में पहले सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो एलिमेंट की क्या है, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में पीरियोडिक ट्रेंड कैसे देखेंगे, जो एटम का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो एटम का साइज़ है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसी एटॉमिक रेडियस के साथ ही क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। अगर हम एटम को एज्यूम करते हैं कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, देन द एटॉमिक साइज क्या होगा, जो इस स्फेयर का जो रेडियस होगा वही क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज, और उसको या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। अगर हम एटम को एज्यूम करेंगे कि एटम स्फेरिकल है, देन जो एटॉमिक साइज होगा वो कौन देगा, ये जो एटम का जो रेडियस है जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं, स्फेयर का जो रेडियस है। देयरफॉर जो टर्म जो एटॉमिक रेडियस है उसका मतलब क्या है, मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स क्या होगा, जैसे हमारे पास ये एटम है, ज़रूरी नहीं है हर एक एटम में एक ही शेल हो, तो जो टर्म एटॉमिक रेडियस है उसका मतलब क्या है कि एटम का जो सेंटर है, मतलब न्यूक्लियस का जो है, न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट शेल में जो उसका डिस्टेंस होगा, चाहे वो शेल ये इंक्रीज भी हो सकती है, तो जो सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। लेकिन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस पता करना किसी भी एटम का, क्योंकि कुछ रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस है वो, द साइज ऑफ द एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 एंगस्ट्रॉन और 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इन रेडियस इज़ वेरी स्मॉल। क्योंकि जो एटम होता है वो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो हमें अपनी नेक टाइम से दिखाई नहीं देता, बहुत स्मॉल पार्टिकल है। तो अगर वो इतना ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है तो एटम का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अप्रॉक्सीमेटली हम 1.2 एंगस्ट्रॉन लेते हैं। एंगस्ट्रॉन बहुत स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। या फिर अगर हम मीटर्स में लेंगे तो मीटर्स में इसकी वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, -10 पावर है। मतलब कितना ज़्यादा इसका साइज़ जो है वो क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो वो हम ईजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, according to the probability picture of the electrons, an atom does not have well defined boundary। अगर हम इलेक्ट्रॉन ये
इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी पिक्चर्स देखें, एटम का स्ट्रक्चर देखें, तो हम देखेंगे कि एक एटम जो है उसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा डिस्टेंस में भी ज़ीरो नहीं होती है। न्यूक्लियस से अगर हम दूर जाते जाएंगे, जितना भी दूर जाते जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के लिए लार्ज डिस्टेंसेज में भी क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती है। तो ये कि हम एग्जैक्ट बाउंड्री जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, it is not possible to isolate an atom and measure its radius. The probability distribution of an atom is also affected by the presence of other atoms in the neighborhood. अब एक एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स जो हैं वो अरेंज करके, बहुत सारे एटम्स जो हम मिलकर क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। अब अगर हम देखें तो एक एटम को आइसोलेट करना दूसरे एटम से, जो उसके नेबरिंग एटम से, उससे आइसोलेट करना, अलग करना और उसका रेडियस मेजर करना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो उसके जो नेबरिंग एटम होता है वो क्या करती है, उसको इफेक्ट करती है। जो नेबरिंग एटम है उसकी जो प्रेजेंस है वो दूसरे एटम को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है। देयरफॉर जो साइज होता है एटम का वो चेंज होता रहता है जब हम क्या करेंगे, एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है, साइज ऑफ द एटम आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डिंग स्टेट टू अनदर। जो एटम का साइज है वो भी चेंज होता है जब हम क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग स्टेट से दूसरी बॉन्डिंग स्टेट में जाएंगे। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आर्बिट्रेरली डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को एज द इफेक्टिव साइज विच मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम टू द अनदर एटम इन अ गिवन बॉन्डिंग सिचुएशन। तो तब हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई बॉन्डिंग सिचुएशन होगी, एक एटम जो है वो दूसरे एटम से बॉन्डेड होगा, तब हम एटम का साइज जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस एक ऐसा इफेक्टिव साइज होगा जिसका मतलब ये है कि दो एटम्स के बीच में जो उनकी क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा क्लोजेस्ट अप्रोच, जितनी ज़्यादा क्लोजेस्ट अप्रोच करेंगे एक एटम दूसरे एटम के साथ एक बॉन्डिंग सिचुएशन में, वो ही क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस होगा। जो अप्रॉक्सीमेट रेडियस है एटम्स का वो हम डिटरमाइन करते हैं, जो दो नेबरिंग एटम्स होते हैं जब वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, दो नेबरिंग एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियस का मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दो एटम के दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। एक कोवलेंट मॉलिक्यूल में, कोवलेंट मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। ना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जो है वो नहीं बनते हैं। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में जब दो एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे तो जो उनके न्यूक्लियस के बीच में, जो न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बोलेंगे, वही क्या होगा, उससे हम बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा। और ये हम मेज़र कर सकते हैं बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मैथड से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मैथड से, या दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके। अब ये जो हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास दो एटम्स हैं, तो इनकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, दो न्यूक्लियस के बीच में जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ये 74 पिकोमीटर। हम हमेशा जो एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में मेज़र करते हैं, ये यूनिट्स होते हैं एटॉमिक रेडियस के। तो ये पिकोमीटर 74 पिकोमीटर जो है, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 74 पिकोमीटर है। मतलब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। तो ये क्या है, रेडियस का डबल है इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, ट्वाइस होता है रेडियस ऑफ एटम के। देयरफॉर अगर हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लेंगे, तो हाफ अगर हम लेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस है, तो यहाँ से जो यहाँ तक जो इनका बाउंड्री जो टच हो रही है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, वही क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, या फिर उसको हम कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 74 पिकोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 37 पिकोमीटर जो है वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। Atomic radii may be assigned different names depending upon the types of bonding between them. जो ये एटॉमिक रेडियई है वो डिपेंड किस में करेगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कौन सी है एटम के अंदर। तो उसके बेसिस में जो बॉन्डिंग है एटम के अंदर, दो एटम जब कंबाइन करेंगे तो वो कोवलेंट रेडियस हो सकता है या मेटालिक रेडियस हो सकता है। अब कोवलेंट रेडियस क्या होता है,
अगर हम होमोन्यूक्लियर एटम के लिए देखें, होमोन्यूक्लियर का एटम का मतलब जिसमें दो सिमिलर एटम आप इसके साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, दो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अभी हम पहले बात करेंगे कोवलेंट रेडियस की, लेकिन किसके लिए? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें दो सिमिलर एटम्स कंबाइन करेंगे। तो सिमिलर एटम्स के लिए कोवलेंट रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। सो इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है जो दो सिमिलर एटम्स के बीच में, उनके जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ, जो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसका जो हाफ होगा वही क्या होगा? कोवलेंट रेडियस होगा। सो फॉर ह्यूमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो आर कोवलेंट है वो किसके बराबर होगा? जो दो एटम्स के बीच में, सिमिलर एटम्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियस के बीच में, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, उसका हाफ ले लेंगे तो वही क्या होगा? कोवलेंट रेडियस होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लेते हैं, ये हमने ऊपर अभी हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल ली थी, तो ये हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो इनके बीच में जो इनका न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो कितना है? 74 पिकोमीटर है। जब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 के साथ, जो उसका एटॉमिक रेडियस होगा तो क्या आएगा? 37 पिकोमीटर। तो वही क्या होगा? इसका कोवलेंट रेडियस होगा। सिमिलरली जो एटॉमिक रेडियस क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमारे पास एक और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, Cl2Br2, जिसमें दो क्लोरीन एटम कंबाइन करते हैं, दो ब्रोमीन एटम कंबाइन करते हैं, तो उनका एटॉमिक रेडियस कितना है? 99 पिकोमीटर और 114 पिकोमीटर। क्योंकि इनके बीच में जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो 198 पिकोमीटर होता है, तो इसका भी हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और ब्रोमीन का कितना होता है? 228 पिकोमीटर होता है, जिसको भी हम क्या करेंगे? 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इनका कोवलेंट रेडियस। फिर अब इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डिफरेंट एटम्स, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, अब उस केस में उन मॉलिक्यूल्स के केस में जिसमें क्या होगा? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होंगे। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब जिसमें क्या होगा? हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स होंगे जब वो आपस में कंबाइन करेंगे। दो डिफरेंट एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करेंगे, तो जिनके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, तो उनमें जो कोवलेंट रेडियस क्या होगा? तब कोवलेंट रेडियस किसी भी एटम का हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द मीन पोजिशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम। तब हम क्या करेंगे? क्योंकि जब हमारे पास दो सिमिलर एटम्स नहीं होंगे, तो सिमिलर एटम्स नहीं होंगे तो उनकी कन्फिग्रेशन जो है वो अलग अलग होगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, तो तब उनके बीच में जो सिमिलर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा, तब हम सेंटर का डिस्टेंस उनका हाफ डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा तो उसका रेडियस एटम का हम कैसे लेंगे कि वो वाला पार्ट जिसके बीच में जब उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आके शेयर किए हुए हैं, दो एटम्स ने जिस मीन पोजीशन में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हुए हैं, तो उनका जो सेंटर होगा तो वही क्या होगा? उनका एटॉमिक रेडियस होगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने आके इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, तो इनका जो सेंटर होगा न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक, और न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? इनका एटॉमिक रेडियस होगा। तो ये था कोवलेंट रेडियस किसके लिए? जिसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, चाहे वो होमोन्यूक्लियर हो चाहे वो हेटेरियल न्यूक्लियर हो। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? इन केस ऑफ मेटल्स अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स, द मेटालिक रेडियस इज टेकन एज। मेटल्स के केस में बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और मेटालिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने मेटालिक बॉन्ड्स बनाए होते हैं। तो इसी वजह से जिसमें मेटालिक बॉन्ड होगा तो हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे? मेटालिक रेडियस। So one half of the internuclear distance between the two neighboring atoms of the metal in a metallic lattice. Metallic lattice क्या होता है? ये जो metals की close packing होती है metal atoms की, तो उसी को हम metallic lattice बोलते हैं। The close packing of the metal atoms is known as metallic lattice. तो मेटालिक लैटिस में दो मेटल्स के एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, जब वो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो उसका जो हाफ होगा वही क्या होगा? उसका मेटालिक रेडियस।
जो मेटल्स के दो जो एटम्स होंगे, जो उनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस होगा, जो उनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होगा दोनों के, उसका जो हाफ होगा, जो मेटालिक लैटिस में जब मेटल्स के जो एटम्स हैं जब वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो वही क्या होगा, उसका मेटालिक रेडियस होगा। For example, the distance between the two adjacent copper atom in metallic copper is 256। जैसे हमारे पास कॉपर मेटल है एक, उसके बीच में दो जो कॉपर एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितना है, 256 पिकोमीटर है इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। देयरफॉर जो मेटालिक रेडियस क्या आएगा, जब हम 256 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 128 पिकोमीटर। तो उसका कॉपर एटम का जो मेटालिक रेडियस क्या होगा, 128 पिकोमीटर। अब ये है कि हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सिंप्लिसिटी के लिए हम जो जनरल टर्म जो एटॉमिक रेडियस जो है वो यूज़ करते हैं, दोनों कोवलेंट मॉलिक्यूल कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस के लिए हम जो है जनरल टर्म्स जो यूज़ करते हैं वो क्या है, मेटालिक रेडियस ही है। तो वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है या मेटल है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड हम नॉन मेटल्स के लिए मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं कोवलेंट रेडियस। ये नॉन मेटल का रेडियस होता है और मेटालिक रेडियस तो किसका रेडियस होता है, मेटल्स का रेडियस होता है। सो कोवलेंट रेडियस हमें क्या देता है, साइज देता है किसका, ऑफ नॉन मेटल्स का, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। और जो मेटालिक रेडियस है वो हमें देता है एटॉमिक रेडियस या रेडियस देता है किसका, मेटल्स का, जिसमें वो मेटालिक बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं।